बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो अहम तरीन चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आज हुई है। एक बड़ी सरप्राइज तब्दीली थी, वो क्या थी उसके तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और आइंदा आने वाले दिनों में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो उस तब्दीली को रिप्लेस करेंगे। तब्दीली क्या है और वजह क्या बनी रिप्लेस करने की, वो तफसीलात आपके सामने रखूंगी। दूसरा, अब से कुछ देर कबल जस्टिस जमाल खमंदोखेल ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के फैसले पर जो उनका कोर्ट अपीलें थी उस पर जो उनका इख्तलाफी नोट है जस्टिस जमाल खमंदोखेल और जस्टिस नईमत अफगान का, वो जारी हुआ है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। और 9 मई गुजर चुका, लेकिन जस्टिस जमाल खमंदोखेल की इस इख्तलाफी नोट की जो टाइमिंग है वो बड़ी परफेक्ट है। किस तरह, वो भी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तकरीबन आज दिन 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब से चीफ जस्टिस जयाफुद्दीन साहब जो हैं वो आज सुबह हज के लिए रवाना हुए। उनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उनसे जूनियर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर को ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रिप्लेस किया है और जस्टिस मोइनुद्दीन खान है उसके बाद वो जस्टिस मोइनुद्दीन खान भी इस वक्त हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस जेएफडी की गैर मौजूदगी में 6 जून तक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये कि 6 से लेकर 10 जून तक चीफ जस्टिस जेएफडी साहब जो है वो शायद 10 जून को वापस आ रहे हैं। तो 6 से लेकर 10 जून तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। 6 जून को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। 6 जून जुमे के रोज गालिबन ईद से एक दिन कबल जस्टिस मंसूर अली शाह ओहदे का हल्फ उठाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे जब तक के चीफ जस्टिस या हफीज साहब वापस नहीं आ जाते। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही एक और खबर है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले पर इंटर कोर्ट अपीलों में 2 जजेस थे जिनके जमीर ने उनको सही फैसला करने की इजाजत दी थी और सही फैसला करने के लिए राजी किया था। जस्टिस जमाल खमंदोखेल साहब, जिनका स्टांस पहले दिन से क्लियर था कि वो यही फैसला देंगे, लेकिन जस्टिस जमाल खमंदोखेल साहब का साथ दिया जस्टिस नईमत अफगान ने। इख्तलाफी नोट उस फैसले का जारी किया गया। इख्तलाफी नोट में जस्टिस जमाल खमंदोखेल ने ख्वाजा हारिस के दलाइल थे, दीगर जो लोग हैं उनके दलाइल थे, तमाम के दलाइल को प्रॉपर उसका जो है पोस्टमार्टम किया। दलाइल में जिन चीजों का हवाला दिया गया उन तमाम चीजों का इस इख्तलाफी नोट में जिक्र किया। 36 सफ़हात है इस इख्तलाफी नोट के, लेकिन इस इख्तलाफी नोट में एक एक पॉइंट को बड़ा क्लियर जस्टिस जमाल खमंदोखेल ने जो है वो किया है। जस्टिस जमाल खमंदोखेल साहब ने बड़ा क्लियर लिखा है। पहला नुक्ता उनका ये है, जो पहली लाइन है वो है ये कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जिन सिविलियंस के 9 मई के मुकदमात में सजाएं हुई वो कलअदम करार दी जाती हैं और सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक अपीलें वफाक की हैं, पंजाब की हैं, बलूचिस्तान हुकूमत की हैं, तमाम को मुस्तरद किया जाता है। बड़ा क्लियरली मेंशन इस तलाफी नोट में कि मुस्तरद किया जाता है। आगे वो वजूहात भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बरतानवी फौजी जो कानून है उसकी बुनियाद 1698 की इम्यूनिटी एक्ट से पड़ी थी। अच्छा, ये बरतानवी कानून का जिक्र यहाँ पर इसलिए हुआ कि जब दलाइल हो रहे थे तो जस्ट ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ा फोकस रखा था बरतानवी मीडिया पर, बरतानवी कानून पर। उन्होंने कहा था कि वहां पर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल एक नॉर्मल चीज है, वहां पर होता रहता है। वो यहाँ पर बयान हुआ है। जस्टिस जमाल अहमद मुखिल साहब अपने इख्तलाफी नोट में ये लिख रहे हैं कि बरतानवी फैसला जो है वो बरतानवी फौजी कानून की बुनियाद 1689 के इम्यूनिटी एक्ट से पड़ी थी और फौजी अदालत निजाम का मकसद नज्म और जो है वो अखलाकियात और डिसिप्लिन को फरोग देना है। मिलिट्री लॉ सिर्फ सजा नहीं बल्कि फौजी नज्म जब्त की जामिया निजाम है और आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हकूक पर समझौता मुमकिन नहीं है। ये जस्टिस जमाल खमंदोखेल साहब अपने अखिलती फैसले में लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि आइन का आर्टिकल 175 जो है वो अदालतों के कयाम और दायरा अख्तियार का तयन करता है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 जो है वो एक तादीबी कानून है जो सिर्फ मुसल्लह अफवाद से मुंसलिक है, मुसल्लह अफवाद से रिलेटेड है, मुसल्लह अफवाद से रिलेटेड है। जस्टिस जमाल खमंदोखेल साहब ने यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर कर दी कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि जो कानून बना है वो फौजी अदालतों फौजियों के लिए बना है, जो मुसल्लह अफवाज के जो अफसरान है या जो वहां पर काम करते हैं उनके लिए कानून बना है, आम शहरियों के लिए ये कानून नहीं बना।
इख्तलाफी नोट में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अच्छा इंडियन एक्ट पर भी इस फैसले के इस केस के दौरान बड़ा रिलाय किया गया था। जो पिटिशनर्स थे उन्होंने तो किया ही किया था, लेकिन गवर्नमेंट साइड से, वजारत दिफा की साइड से ख्वाजा आरिफ साहब ने इंडियन एक्ट पर बड़ा डिटेल अदालत को जो है ब्रीफ किया था। उन्होंने कहा था कि वहां पर हो सकता है चीफ जस्टिस की मुशावरत, वज़ीर आज़म की मुशावरत से होता है, सदर की मुशावरत से बहरहाल होता है। यहाँ पर उस पॉइंट को भी क्लियर किया गया। जैसे जमाल खान वकील साहब यहाँ पर लिख रहे हैं कि तकसीम हिंद से कबल भारतीय फौज इंडियन आर्मी एक्ट 1911 के तहत चलती थी। 1911 का कानून जो है वो फौजी नज्म जब्त के लिए जदीद ज़ाब्ता था, और 1911 का एक्ट फौजियों के हकूक फराइज और नज्म जब्त की वजाहत करता था। इख्तलाफी नोट में जस्टिस जमाल खान वकील साहब ये लिख रहे हैं कि फौजी अदालतें सिर्फ फौजी एहलकारों के खिलाफ महदूद दायरा इख्तियार रखती हैं। फौजी अदालतों का कुछ नहीं लेना देना सिविलियन से, जिनका ट्रायल आप फौजी अदालतों में करने जा रहे हैं। एग्जेक्टिव और अदलिया को जोड़ा गया था, एग्जेक्टिव अदलिया का ताल्लुक बनाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर इस चीज को भी क्लियर कर दिया गया, जिस जमाल खान वकील साहब लिख रहे हैं कि एग्जेक्टिव और अदलिया दो अलग-अलग चीजें हैं। कुरान और नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिर जो है वो आजाद गैर जानिबदारान अदलिया का दर्ज दिया है। हजरत उमर फारूक ने अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग रखा था, और इस्लामी अच्छा ये हजरत उमर फारूक का जिक्र है, ये सलमान बिन नादर साहब ने किया था। मुझे याद है सलमान बिन नादर साहब ने जिक्र ये किया था कि हजरत उमर फारूक के पास जब अथॉरिटी थी, जब वो एक सरबरा थे उसके, तो हजरत उमर फारूक ने भी जब एग्जेक्टिव को अलहदा रखा था। तो ये वो पॉइंट सलमान वकील साहब ने यहाँ पर लिखा है। वो लिख रहे हैं कि आइन में इन्हीं तालीमात के तहत अदलिया को आजाद रखा गया है, और अदलिया का इख्तियार किसी एग्जेक्टिव के इदारे को नहीं दिया जा सकता। अदालत के सामने इस मामले से मुतालिक दो सवाल थे। क्या आर्मी के सेक्शन 221D आइन के आर्टिकल 8(3)A से मुताबिकत रखता है, और क्या इन्हें पाकिस्तान के तनाजुर में आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D के तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, जो कि नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो है वो अपने अक़लियती फैसले में लिख रहे हैं कि ताहम ये फैसला आम अदालत को करना है कि आया ये केस फौजी अदालत भेजना है या नहीं। हमें बिल्कुल शक नहीं कि आर्मी एक्ट सिर्फ और सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान पर लागू होता है, और 1967 के ऑर्डिनेंस के तहत आर्मी एक्ट में सेक्शन 21D का इजाफा किया गया है। एक बड़ा डिटेल ये है, और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब लिख रहे हैं कि सब सेक्शन 4 में जराइम को सिविल जराइम जो है वो करार दिया गया था, और सेक्शन D1 में मौजूद जराइम ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 131 से में जो पहले से मौजूद थे। फिर जस्टिस जमाल खान वकील साहब ये लिख रहे हैं कि 9 मई मुकदमात से मुतालिक कोर्ट मार्शल होने वाले कुछ अफराद ने अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के 25 मार्च 2024 के हुक्मनामे के बाद जो सिविलियंस के ट्रायल आगे बढ़े और सजाएं सुनाई गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस जो सजाएं हैं, बहुत सारे सिविलियंस सजा याफ्ता हैं, और फौजी अदालतों में के पास जो सिविलियंस का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं है। एक दफा फिर जस्टिस जमाल खान वकील ने ये लिखा है कि गलत तासुर कायम हो चुका है कि अगर फौजदारी अदालतें दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकती, तो फौजी अदालतें जो हैं वो उसका हल है। फिर जस्टिस जमाल खान वकील ये लिख रहे हैं कि जवाब है कि कुदरती तौर पर एक फौजी अफसर का काम नहीं कि वो मुजरिमान को सजाएं दे। फौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फराइज सर अंजाम देना। यहाँ से बहुत सी चीजें क्लियर होगी। जस्टिस जमाल खान वकील साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही बेहतरीन एक ये जो अक़लियती फैसला इख्तलाफी नोट है, माइनॉरिटी जजमेंट है, ये लिखी है। अब मैं बात करूंगी कि ये बात क्यों की थी शुरू में मैंने कि 9 मई की जस्टिस जमाल खान वकील के इस फैसले की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। आपको याद होगा कि आज सुबह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं अब्दुल लतीफ साहब, वो उनको 10 साल की सजा सुनाई गई 9 मई के मुकदमात में। ये कानून है कि अगर किसी MNA को सजा होती है तो वो फौरी तौर पर जो है वो नाअहल हो जाता है। तो अब जाहिर है जब उनको सजा हुई तो अब्दुल लतीफ जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो फौरी तौर पर नाअहल हो गए। अब उनके नाअहल होने के बाद सीट तो खाली हुई, लेकिन इसके बाद एक इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी परफेक्ट है। वो इस हिसाब से कि इनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हुई है। अब्दुल लतीफ साहब को 10 साल कैद की सजा इनको लाहौर कोर्ट से जो सुनाई गई है, 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, और मेरे ख्याल शायद 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना भी इन पर जो है वो किया गया है। लेकिन इस फैसले की जो टाइमिंग है वो बहुत ही परफेक्ट है कि आज सुबह 9 मई के मुकदमात में 2 साल से जायद हो रहे 9 मई के जो केसेस है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो कारकुनान हो, चाहे वो पार्टी की दीगर क़यादत हो, तमाम पर केसेस चलते जा रहे हैं। और इस वक्त मतलब एक बंदा जो 9 मई के केसेस 9 मई के बाद आपका MNA है, उसको भी सजा जो है वो सुना दी गई है। अब वो अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपील वो इस सूरत नहीं कर सकते क्योंकि अभी कोई कानून इस हिसाब से बना नहीं है। तो कानून बनेगा
تو پھر جو ہے وہ اپیل آگے کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے پارلیمنٹ کو کہ 40 دن میں قانون سازی کرے۔ ابھی تک قانون سازی کے دور دور تک کوئی اثرات یا کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن لیٹس سی آنے والا وقت جو ہے وہ اس حوالے سے بہتر بتائے گا۔ ناظرین فی الحال کے لیے اتنا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔